शादी के सिर्फ 5 महीने बाद एक सक्सेसफुल मॉडल, एक MBA ग्रेजुएट और एक फॉर्मर ब्यूटी क्वीन की लाश उसी की घर में, उसी के ससुराल में लटकी हुई मिली। ये सिर्फ एक डेथ नहीं थी, ये एक ऐसा केस बन गया जहां हर इंसान की अपनी एक अलग स्टोरी थी। किसी के लिए ये केस क्लियर डाउरी हरेसमेंट का केस था और किसी के लिए ये ट्रैजिक मेंटल हेल्थ कोलैप्स का केस। लेकिन सच क्या था? क्या तुषा शर्मा को सिस्टम ने फेल किया था या फिर सोशल मीडिया पे लोगों ने बिना सच जाने एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया? आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल और डिस्टर्बिंग केस के बारे में, द तुषा शर्मा केस। मई 2026 भोपाल, एक नॉर्मल दिन जो नेशनल हेडलाइंस में कन्वर्ट हो गया। हर जगह सिर्फ एक ही नाम था, द तुषा शर्मा केस। न्यूज चैनल पे सिर्फ एक ही नाम फ्लैश कर रहा था, तुषा शर्मा, फॉर्मर मिस पुणे, एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट लड़की। इंस्टाग्राम पे ग्लैमरस फोटोज, लग्जरी लाइफस्टाइल और स्माइलिंग वेडिंग वीडियोस थी। और फिर एक इमेज जिसने सबको शॉक कर दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तुषा शर्मा अपने ही ससुराल में लटकी हुई पोजीशन में मिली। सिर्फ 5 महीने पहले शादी हुई थी। 5 महीने, सोच के देखो। एक लड़की जो नए ड्रीम्स के साथ अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट कर रही होती है, हनीमून पे, ट्रिप्स के लिए प्लान कर रही होती है और भी बहुत कुछ। लेकिन यहाँ उसकी स्टोरी डेथ इन्वेस्टिगेशन केस बन चुकी थी। और यहीं से शुरू होता है कंफ्यूजन, क्योंकि इस केस में कोई एक नैरेटिव नहीं था, 2 कंप्लीटली अलग ही नैरेटिव्स थे। एक तरफ तुषा की फैमिली का एलिगेशन था। उनका कहना है तुषा को दहेज के लिए मेंटली टॉर्चर किया गया, प्रेशर दिया गया और यहाँ तक कि एलिजिडली फोर्स्ड अबॉर्शन तक की बात हुई है और अल्टीमेटली उसे इतना मेंटली ब्रेक कर दिया गया कि उसकी डेथ हो गई। लेकिन दूसरी तरफ हस्बैंड और इन-लॉज का वर्जन बिल्कुल डिफरेंट था। उनके क्लेम्स हैं कि तुषा सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रही थी, अलिजिडली स्किज़ोफ्रेनिया, ड्रग एब्यूज और मेंटल इंस्टेबिलिटी से गुजर रही थी। और यही कॉन्ट्रडिक्शन इस केस को डिस्टर्बिंग बना देता है, क्योंकि जब किसी औरत की उसके ससुराल में डेथ होती है, इंडिया इंस्टेंटली 2 अलग अलग जगहों पर डिवाइड हो जाता है। कुछ बोलते हैं ये एक क्लियर हैरेसमेंट का केस है और दूसरे बोलते हैं ये एक फेक केस भी तो हो सकता है। लेकिन इस केस में एक और शॉकिंग एंगल है। क्या उनकी मदर इन लॉ? उनकी मदर इन लॉ कौन है? वो एक रिटायर्ड जज हैं और हस्बैंड एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। मतलब ये कोई ऑर्डिनरी फैमिली नहीं थी। ये लोग लीगल सिस्टम को समझते थे, प्रोसीजर्स को समझते थे, बेल सिस्टम कैसे प्रोसेस करता है वो जानते थे और एविडेंसेस कैसे काम करते हैं वो सब भी जानते थे। और इसी वजह से सोशल मीडिया पे एक डेंजरस क्वेश्चन उठने लगता है, क्या इन्फ्लुएंस इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट कर सकता है? तुषा की फैमिली ने इस केस को ओपनली मध्य प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की डिमांड तक रख दी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रोब की डिमांड भी रखी है। इमेजिन करो सिचुएशन कितनी टेंस होगी। एक तरफ ग्रीविंग पेरेंट्स और दूसरी तरफ पावरफुल फैमिली, बीच में पुलिस इन्वेस्टिगेशन और ऊपर से नेशनल मीडिया प्रेशर। इस केस ने इंडिया के बहुत सारे क्रिमिनल जस्टिस क्वेश्चंस को एक्सपोज कर दिया। क्या दहेज के संबंधित कानून काफ़ी हैं? और क्या एजुकेटेड फैमिली में भी अब्यूज हिडन हो सकता है? क्या मेंटल हेल्थ क्लेम कभी कभी डिफेंस स्ट्रेटेजी बन जाती है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या इन्फ्लुएंस और पावर इन्वेस्टिगेशन को डिफरेंटली शेप कर सकता है? और जब हम तुषा शर्मा को डीपली स्टडी करते हैं तो सिर्फ ये एक केस नहीं रह जाता, ये मॉडर्न इंडियन मैरिजेस का डार्क साइड लगता है। सोशल मीडिया पे परफेक्ट लुकिंग रिलेशनशिप, लेकिन क्लोज डोर्स के पीछे एक खौफनाक सच्चाई, फैमिली एक्सपेक्टेशन, कंट्रोल और साइलेंस। इंडिया में हर साल औरतें शादी से जुड़ी संदिग्ध सिचुएशंस में मर जाती हैं। कई केसेस हेडलाइन बनते हैं और कुछ केसेस डिसअपीयर हो जाते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं अगर तुषा शर्मा जैसी इंडिपेंडेंट, इतनी पढ़ी लिखी औरत के साथ ये सब हो सकता है तो आम औरतों का क्या? अब इस स्टोरी को समझने के लिए हमें इस स्टोरी के की कैरेक्टर्स को समझना ज़रूरी हो जाता है। कौन कौन इन्वॉल्व था, किसने क्या क्लेम्स किए और कौन सी पर्सनैलिटीज़ इस इंटायर इन्वेस्टिगेशन को शेप कर रही थी। सबसे पहले तुषा शर्मा। तुषा शर्मा की उम्र लगभग 31 साल बताई जा रही है। डिफरेंट रिपोर्ट्स में एज कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन एक चीज़ जो सच है वो लड़की एम्बिशियस थी। फॉर्मर मिस पुणे टाइटल होल्डर, एक MBA ग्रेजुएट और उसके बॉलीवुड और मीडिया से बहुत सारे कनेक्शन भी थे। पब्लिक इमेज, सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट और एलिगेंट। और ऑनेस्टली इसी वजह से लोग इमोशनली इस केस से और भी ज़्यादा अटैच हो गए, क्योंकि लोगों ने उसकी जो इमेज सोशल मीडिया पे देखी थी वो एक परफेक्ट लाइफ लगती थी। शादी की फ़ोटो में मुस्कुराती हुई तुषा शर्मा, लग्जरी लाइफस्टाइल और एक एलिगेंट फैमिली। लेकिन रियलिटी क्या थी? शायद वो घर के अंदर के लोग ही जानते थे। और फिर आता है एक हॉन्टिंग डिटेल।
तुषा का एलिजिडली एक फाइनल मैसेज, आई एम ट्रैप्ड ब्रो, बस इतने ही वर्ड, लेकिन इंटरनेट पे ये मैसेज एक सिंबल बन गया। लोग स्पेकुलेट करने लगे, क्या वो हेल्प मांग रही थी, क्या वो इमोशनली ट्रैप्ड फील कर रही थी, या फिर कॉन्टेक्स्ट कुछ और ही था। और यही प्रॉब्लम होती है हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन में। हर स्क्रीनशॉट एक एविडेंस बन जाता है, हर कैप्शन एक थ्योरी बन जाता है और हर साइलेंस एक सस्पिशन। अब बात करते हैं तुषा के हस्बैंड की, समर्थ सिंह, प्रोफेशनली एक एडवोकेट, मतलब लॉ का इंसान। दिसंबर 2025 में तुषा और समर्थ की शादी हुई थी, लेकिन तुषा के डेथ के बाद चीज़ें तेज़ी से एस्केलेट होने लग गई। 15 मई 2026 को एक एफआईआर फाइल होती है और उसके बाद रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग समर्थ भाग जाता है। अब नेचुरली पब्लिक रिएक्शन इंटेंस था। एक इनोसेंट आदमी भागेगा क्यों, ये क्वेश्चन हर जगह पूछा गया, लेकिन लीगली स्पीकिंग डिफेंस साइड का स्टेटमेंट कुछ और ही था। कभी कभी एक्यूज बोलते हैं कि उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है, मीडिया का प्रेशर है और इमीडिएटली उनको अरेस्ट करने के डर की वजह से वो भाग जाते। लेकिन फिर एक और डेवलपमेंट होती है। 18 मई को एंटीसिपेटरी बेल डिनाई कर दी जाती है और अगले ही दिन 10,000 रुपये का इनाम रखा जाता है समर्थ को ढूंढने के लिए। अब इमेजिन करो पब्लिक परसेप्शन, एक डेड वुमेन, एक मिसिंग हस्बैंड और एक रिटायर्ड जज जो कि उनकी मदर इन लॉ थी। अब ये केस यहाँ से एक थ्रिलर मूवी जैसा फील होने लगता है। और अब स्टोरी की सबसे कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी, गिरबाला सिंह, तुषा की मदर इन लॉ, और सबसे इम्पॉर्टेंटली वो एक रिटायर्ड जज भी थी। ये डिटेल इस केस का इमोशनल टेम्परेचर तुरंत ही बढ़ा देती है, क्योंकि इंडिया में लोगों का ट्रस्ट सिस्टम को लेके पहले ही डिवाइडेड रहता है और जब जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी कंट्रोवर्सी में आता है तो लोगों का सस्पिशियस ऑटोमेटिकली बन जाता है। तुषा की फैमिली ने ओपनली कहा, एक रिटायर्ड जज होने की वजह से ये इन्वेस्टिगेशन मैनिपुलेट करी जा सकती है, इसीलिए इस केस के ट्रांसफर की डिमांड उठी थी। लेकिन गिरबाला सिंह जी का कुछ अलग ही बयान था। उन्होंने एलिजिडली क्लेम किया कि तुषा सिज़ोफ्रेनिया से सफ़र कर रही थी, हैवी मैरिजुआना यूज़ करती थी और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी। और यहाँ सिचुएशन और सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ क्लेम्स जेन्युइन हैं तो ये ट्रेजेडी एक साइकोलॉजिकल अनट्रीटेड केस की तरफ पॉइंट करती है। लेकिन अगर ये एलिगेशंस सिर्फ एक डिफेंस नैरेटिव हैं तो फिर एक मरी हुई औरत की क्रेडिबिलिटी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और इसी वजह से मेंटल हेल्थ एडवोकेसी भी इस केस को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी वुमेन्स को अनस्टेबल, इमोशनल और मेंटली वीक करके डिसमिस करने का पैटर्न पहले भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन साइमल्टेनियसली मेंटल इलनेस को भी इग्नोर करना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो सच एग्जैक्टली किस साइड है, अभी तक किसी को भी नहीं पता। इन्वेस्टिगेशन में एक और सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट रोल था एम्स भोपाल फॉरेंसिक टीम का। पोस्टमार्टम ने कंक्लूड किया, मौत से पहले फंदे या रस्सी से लटकना। इसका मतलब ये कंफर्म हुआ कि डेथ तो लटकने की वजह से ही हुई थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सुसाइड कंफर्म होना और उसे उकसाना दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। अगर कोई इंसान एक्सट्रीम हरासमेंट, प्रेशर या मेंटली अब्यूज़ की वजह से पुश्ड हो तो लीगल सिस्टम उसे अलग एंगल से देखता है और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन सिर्फ कैसे डेथ हुई पे फोकस नहीं, क्यों हुई पे भी ज़्यादा फोकस कर रहा है। और ऑनेस्टली इस केस में क्यों ही सबसे डरावना सवाल है। शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये रिलेशनशिप इतनी जल्दी खराब हो गया, और तुषा शर्मा के फाइनल डेज में ऐसा क्या हुआ कि ये केस एक नेशनल कंट्रोवर्सी बन गई। इसे समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा जिस दिन तुषा की डेथ हुई थी। 12 मई 2026 भोपाल, रात के करीब 10 बजे। एक घर जो बिल्कुल ही नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर एलिजिडली कुछ ऐसा हो गया था जो कुछ दिनों में देश को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करने वाला था। उस रात तुषा शर्मा अपने ही ससुराल में फंदे से लटकी हुई मिली और कुछ ही घंटों बाद अराउंड 13 मई की रात को डॉक्टर ने तुषा को डेड डिक्लेयर कर दिया। तुषा शर्मा वॉज डेड, बस एक सेंटेंस। लेकिन इस एक सेंटेंस के पीछे इतने अनआंसर्ड क्वेश्चन थे कि इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया एक कोर्ट रूम बन गया था। क्या ये सुसाइड था, क्या ये प्रेशर ड्रिवन डेथ थी, या सीन कुछ और ही था? और ऑनेस्टली इस केस की सबसे डेंजरस चीज़ एक डेथ नहीं थी, डेंजरस थी अनसर्टेनिटी। पोस्टमार्टम एम्स भोपाल में कंडक्ट हुआ और रिपोर्ट्स में लिखा गया कि फांसी के फंदे से लटक के जान गई है। अब नॉर्मली पब्लिक ऐसी लाइन सुन के खुद ही कंक्लूड कर लेती है कि ये एक सुसाइड का केस है, लेकिन रियलिटी लीगली इतनी सिंपल नहीं होती है। एंट्रीमोनियम हैंगिंग, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि फांसी से लटकते समय जो इंसान था उसकी सांसें चल रही थी। ये प्रूव नहीं करती कि सुसाइड वॉलेंट्री था, और ये भी प्रूव नहीं करती
कि विक्टिम के ऊपर मेंटली प्रेशर बनाया गया था। इंडिया में ऐसे केसेस पहले भी हुए हैं जहां पे टेक्निकली सुसाइड को क्लासिफाई किया गया है, और इसीलिए तुषार शर्मा केस में एक वर्ड बार बार रिपीट होता है, एबिटमेंट। क्या किसी ने उसके ऊपर इतना मेंटल प्रेशर बनाया कि डेथ अनअवॉइडेबल लगने लगी? लेकिन इस केस की सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग डिटेल आती है डेथ से 5 दिन पहले, 7 मई 2026। तुषा अलिजिडली अंडरगो करती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP यानी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन। और यहाँ से ये केस और भी ज़्यादा डार्क हो जाता है क्योंकि तुषा की फैमिली का एलिगेशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। उनका कहना है कि तुषा को इस चीज़ के लिए फोर्स किया गया था, तुषा अबॉर्शन के खिलाफ थी। उनका कहना है कि तुषा के ऊपर प्रेशर था, इमोशनल बर्डन था और उसको ज़बरदस्ती फोर्स किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में ये स्पेकुलेशन भी मेंशन हुआ जहाँ पे तुषा की फैमिली और उसके इन-लॉज एक बच्चा नहीं चाह रहे थे या प्रेगनेंसी टाइमिंग्स को लेके कॉन्फ्लिक्ट था। और अगर ये एलिगेशन सच हैं तो सोच के देखो तुषा किस मेंटल प्रेशर से गुजर रही होगी उस वक्त। एक न्यूली मैरिड वुमेन, प्रेग्नेंट और इमोशनली वनरेबल और एलिजिडली प्रेशर। लेकिन अगेन इन-लॉज का नैरेटिव कंप्लीटली डिफरेंट था। उनका कहना है कि अबॉर्शन तुषा ने खुद से चूज किया था, एलिजिडली मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से और सब्सटेंसेस कंज्यूम करने की वजह से। और यही वो मोमेंट है जहाँ पे ऑडियंस कंप्लीटली स्प्लिट हो जाती है। एक साइड कहती है ये फोर्स्ड अबॉर्शन का केस लग रहा है, दूसरी साइड बोलती है हम सिर्फ एलिगेशन सुन रहे हैं, प्रूफ नहीं। और ऑनेस्टली कोर्ट भी इसी डिलीमा में ऑपरेट करता है, इमोशन और एविडेंसेस दोनों सेम चीज़ नहीं होते। लेकिन अब एक सवाल, अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई तो उसके 5 ही दिनों बाद तुषा की डेथ क्यों हो जाती है? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या इमोशनल ब्रेकडाउन या समथिंग मच डीपर? इन्वेस्टिगेशन में डॉक्टर्स, क्लिनिक स्टाफ, कॉल रिकॉर्ड्स, चैट एविडेंसेस, हर एक चीज़ क्रूशियल बन जाती है। कौन क्लिनिक गया, कंसेंट फॉर्म किसने साइन किया और क्या तुषा डिस्ट्रेस थी? ये सारे क्वेश्चन अब एक लीगल एविडेंस का पार्ट बन सकते हैं। और फिर आता है इस केस का सबसे मिस्टीरियस एंगल, द मिसिंग बेल्ट। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हैंगिंग में यूज हुआ बेल्ट अलिजिडली मिसिंग बताया जाता है। अब नॉर्मल पब्लिक को ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लग सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में एक ऑब्जेक्ट का मिसिंग होना पूरे केस को चेंज कर सकता है। लिगेचर मटेरियल, फिंगरप्रिंट्स, DNA ट्रेसेस और फाइबर मार्क्स। अगर बेल्ट मिसिंग होगा तो नेचुरली सस्पिशियस बनेगा। तुषा की फैमिली ने इसी पॉइंट को एविडेंस टेम्परिंग की पॉसिबिलिटी में कनेक्ट किया। और जब ऑलरेडी एक्यूज साइड में रिटायर्ड जज का एंगल हो तो पब्लिक का शक और इंटेंसिफाई हो जाता है। सोशल मीडिया पे लोग कहने लगे क्या एविडेंस मैनिपुलेट हुए, क्या इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, या फिर इस केस में कुछ चीज़ों को गायब किया जा रहा है। अभी तक ऑफिशियली कुछ भी कंक्लूसिवली प्रूवन नहीं था, लेकिन डाउट वो ऑलरेडी पब्लिक इमेजिनेशन में एंटर कर चुका था। और फिर इन्वेस्टिगेशन फोकस शिफ्ट होता है घर के अंदर वाले लोगों के ऊपर, पर्टिकुलरली तुषा की सास गिरिबाला सिंह के ऊपर। अब इन्वेस्टिगेटर्स टाइमलाइन को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले बॉडी किसने देखी, डोर ओपन था या लॉक, पुलिस को कॉल किसने किया, और सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंसेस को सिक्योर किया गया या डिस्टर्ब। ये सारी डिटेल्स मूवीज में हमें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन रियल लाइफ इन्वेस्टिगेशंस में ये चीज़ पूरे केस का रुख बदल सकती है। और बिकॉज गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जज थी तो पब्लिक की स्क्रूनिटी और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई होने लगती है। कुछ लोग बोल रहे थे उन्हें पूरा प्रोसेस पता है, और दूसरी साइड के लोग बोल रहे थे सिर्फ रिटायर्ड जज होने की वजह से कोई गिल्टी नहीं हो जाता है। और वही प्रॉब्लम है हाई प्रोफाइल केसेस की, फैक्ट्स कम है और स्पेकुलेशंस ज़्यादा। लेकिन इस केस का सबसे डराने वाला पार्ट कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं थी, ना FIR, ना कोर्ट रूम हियरिंग, बस एक इंस्टाग्राम मैसेज, आई एम ट्रैप्ड ब्रो, बस इतने ही वर्ड्स। और पूरे इंटरनेट ने इन्हीं लाइंस को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर दिया। फैमिली के अकॉर्डिंग ये क्राई फॉर हेल्प था, तुषा को इमोशनली सफोकेट कर दिया गया था। लेकिन डिफेंस की साइड भी पोटेंशियली आर्ग्यू कर सकती है कि ये मेंटल डिस्टर्बेंस का एक कारण हो सकता है। कुछ लोग जब वो मेंटली इल होते हैं वो लोग भी ऐसे मैसेज भेजते हैं। और यहाँ एक अनकंफर्टेबल रियलिटी सामने आती है, डिजिटल एविडेंस पावरफुल होता है लेकिन कॉन्टेक्स्ट के बिना डेंजरस भी। एक टेक्स्ट मैसेज कभी भी एक पूरी स्टोरी नहीं बताता, लेकिन पब्लिक ओपिनियंस का क्या, वो तो बस एक स्क्रीनशॉट या फिर टेक्स्ट मैसेजेस से भी बन जाती है। अब बात करते हैं लोकेशन की। कतारा हिल्स, भोपाल, क्वाइट लोकेलिटी, एजुकेटेड फैमिली और प्रोफेशनलिज्म। और इसी वजह से लोग शॉक में थे क्योंकि इंडिया में अभी भी एक स्टीरियोटाइप मौजूद है। लोग एज्यूम करते हैं कि डोमेस्टिक अब्यूज सिर्फ फाइनेंशियली वीक या अनएजुकेटेड हाउस होल्ड में ही होता है, लेकिन रियलिटी अब्यूज कभी भी सोशल क्लास देख के एंटर नहीं करता। लग्जरी घरों की दीवारों के पीछे भी
टॉक्सिक कंट्रोल एग्जिस्ट कर सकता है और कभी कभी एजुकेटेड फैमिलीज में अब्यूज और भी ज्यादा बारीक हो जाता है। इमोशनल मैनिपुलेशन, आइसोलेशन और साइकोलॉजिकल प्रेशर, सब कुछ साइलेंटली। लेकिन भोपाल सिर्फ एक सिटी नहीं था इस केस में, भोपाल खुद में ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया क्योंकि यहाँ पे एक्यूज की फैमिली लीगली बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे एक रिटायर्ड सास और एक एडवोकेट पति भी था और भोपाल मध्य प्रदेश का एक लीगल हब है। कोर्ट नेटवर्क्स, लॉयर्स और पुलिस रिलेशनशिप्स। तुषा की फैमिली ओपनली बोलने लगी कि उन्हें फेयर इन्वेस्टिगेशन का डर है। उनकी डिमांड सिंपल है, इस केस को दिल्ली में ट्रांसफर करना चाहिए। अब चाहे इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो, पब्लिक परसेप्शन तो ऑलरेडी डैमेज हो चुका था क्योंकि अगर एक्यूज की फैमिली को ही इन्वेस्टिगेशन पे शक हो तो कंट्रोवर्सी और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। और अगर हम इस केस की टाइमलाइन को देखें तो ऑनेस्टली हर एक चीज़ डिस्टर्बिंगली फास्ट अनफोल्ड हुई है। दिसंबर 2025 शादी, हैप्पी वेडिंग विजुअल्स, न्यू फैमिली, न्यू लाइफ। और फिर कुछ ही महीनों बाद 17 मई 2026 को रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तुषा को प्रेगनेंसी का पता चलता है। नॉर्मली ये फेज एक्साइटमेंट का होता है, फैमिलीज बेबीज का नाम डिसाइड करती हैं और उनके लिए प्लानिंग करती हैं। लेकिन यहाँ एलिजिडली टेंशन स्टार्ट हो गई और फिर आता है 7 मई और एग्जैक्टली 5 दिन बाद 12 मई को डेथ। सिर्फ टाइमलाइन को देखो, प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, डेथ। नेचुरली इन्वेस्टिगेटर्स अब इमोशनल कॉस्टेशन को एग्जामिन करेंगे। क्या अबॉर्शन ट्रॉमेटिक था, क्या कोई आर्गुमेंट हुआ था? और फिर 15 मई को FIR रजिस्टर की जाती है समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के अगेंस्ट में। आरोप में दहेज उत्पीड़ना से संबंधित धाराएं शामिल हो सकती हैं। और फिर 18 में समर्थ सिंह की एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी जाती है। अब आप लोग इमेजिन करो मीडिया का एटमॉस्फेयर। एक मिसिंग हस्बैंड पहले ही पब्लिक परसेप्शंस में गिल्टी साबित हो चुका है, लेकिन लॉ का प्रिंसिपल बिल्कुल डिफरेंट काम करता है। फरार होना एक सस्पिशियस बात हो सकती है लेकिन फाइनल प्रूफ नहीं। स्टिल लोग सोचते हैं अगर आप इनोसेंट हो तो सामने आओ। और फिर 20 मई पोस्टमार्टम की सारी डिटेल पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं। वुमेन राइट्स ग्रुप इन्वॉल्व हो जाते हैं और पॉलिटिशियंस इसके बारे में अब बात करने लगते हैं क्योंकि तुषा शर्मा केस अब एक इंडिविजुअल ट्रेजेडी नहीं रहा, ये सिंबल बन चुका था, सिंबल ऑफ मॉडर्न मैरिज। और शायद इसीलिए इस केस ने इतना इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट किया क्योंकि हर एक इंडियन फैमिली इस केस में अपनी बेटी को देख रहे हैं। वुमेन्स अपनी वनरेबिलिटी और मेन फॉल्स इम्प्लीकेशन का फियर और सोसाइटी कंफ्यूजन। लेकिन क्या तुषा सच में हैरेसमेंट फेस कर रही थी या लोगों ने समर्थ के और उसकी माँ के खिलाफ एक डिफरेंट और गलत नैरेटिव सामने फैला रखा था? ट्रुथ और नैरेटिव में डिफरेंस कितना है? हर हाई प्रोफाइल डेथ के बाद एक पहला क्वेश्चन होता है, एक्चुअली हुआ क्या था? लेकिन तुषा शर्मा केस में प्रॉब्लम ये है कि जितना ज़्यादा आप इस केस को स्टडी करते हो, सच उतना ही ज़्यादा गहरा होता जाता है क्योंकि यहाँ सिर्फ एविडेंसेस का बैटल नहीं चल रहा, यहाँ नैरेटिव्स का वॉर चल रहा है। दो कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरीज और दोनों अपने वर्जन को रियल ट्रुथ बता रही हैं। तो आखिर तुषा शर्मा के साथ हुआ क्या? सबसे पहला नैरेटिव जो तुषा शर्मा की फैमिली प्रेजेंट कर रही है। फैमिली का एलिगेशन है कि शादी के बाद तुषा को एक वाइफ की तरह नहीं, एक कंप्लीट पैकेज की तरह ट्रीट किया गया। फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन, बिहेवियर एक्सपेक्टेशन और फैमिली कंट्रोल। फैमिली का क्लेम है कि तुषा को अबॉर्शन के लिए फोर्स किया जा रहा था। नाउ थिंक अबाउट दिस इमोशनली। एक न्यूली मैरिड वुमेन ऑलरेडी ट्राइंग टू एडजस्ट इन अ न्यू हाउस, न्यू पीपल और न्यू एटमॉस्फेयर, और फिर प्रेगनेंसी जैसा लाइफ चेंजिंग मोमेंट। और उस फेस में इमोशनली सपोर्ट की जगह अगर प्रेशर हो तो इंसान कितना मेंटली आइसोलेटेड फील करता होगा। तुषा की फैमिली का कहना है कि उसके ऊपर इतना मेंटल प्रेशर बना दिया गया था कि उसने अपनी खुद की ही जान ले ली। लेकिन ये सिर्फ एक साइड की स्टोरी है। अब आता है दूसरा नैरेटिव और ऑनेस्टली ये साइड भी इक्वली एक्सप्लोजिव है। उनका कहना है कि तुषा पहले से ही मेंटल इलनेस से सफ़र कर रही थी, स्पेसिफिकली स्किज़ोफ्रेनिया। और अगर ये क्लेम्स ट्रू हैं तो पूरे स्टोरी का मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है क्योंकि फिर फोकस हरेसमेंट से शिफ्ट होकर मेंटल हेल्थ क्राइसिस पे आ जाता है। और यहीं से केस नॉर्मली अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि दोनों ही पॉसिबिलिटीज साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकती हैं। मेंटल इलनेस होना अब्यूज को फॉल्स प्रूव नहीं करती है। रियलिटी हमेशा ब्लैक और वाइट नहीं होती, कभी कभी दोनों चीज साथ में एग्जिस्ट कर सकती हैं। मेडिकल हिस्ट्री, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, कॉल रिकॉर्डिंग, चैट्स, सच कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों के बीच में दबा हुआ होता है। इस केस में पब्लिक दो एक्सट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है। एक तरफ जस्टिस फॉर तुषा, दूसरी तरफ क्या हो अगर ये एक मेंटल हेल्थ से जुड़ी ट्रेजेडी हो जिसको एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा हो। और ऑनेस्टली सोशल मीडिया को अनसर्टेनिटी पसंद होती है। इंटरनेट इंस्टेंटली चूज करता है, कोर्ट नहीं। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस रेगुलर होते हैं, लेकिन फिर इस केस की एक डिटेल बहुत ज़्यादा वायरल होती है। आई एम ट्रैप्ड
ब्रो। वही मोमेंट जहां से ये केस इंटरनेट से इमोशनली कनेक्ट हो गया, क्योंकि ये लाइन रिलेटेबल थी, रॉ थी और ह्यूमन थी। लोगों ने इंस्टेंटली एज्यूम करना शुरू कर दिया कि तुषा हेल्प मांग रही थी। लेकिन फिर तुषा की फैमिली सामने आती है, इंटरव्यूज, फोर्स्ड अबॉर्शन एलिगेशन और पब्लिक स्टेटमेंट्स। और जब तुषा के भाई मेजर मोहित शर्मा पब्लिकली बात करते हैं तो पब्लिक सपोर्ट और इमोशनल सिंपैथी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड इंडिया में क्रेडिबिलिटी और डिसिप्लिन से एसोसिएट किया जाता है। लेकिन इसी पॉइंट पे काउंटर नैरेटिव भी मीडिया में लीक होना स्टार्ट हो जाता है। सडनली स्किज़ोफ्रेनिया क्लेम्स मीडिया हेडलाइंस बनने लग जाते हैं। मैरिजुआना यूज और बिहेवियर कंसर्न, एक सेकंड में विक्टिम की इमेज कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और यही सबसे डेंजरस पार्ट है मीडिया ट्रायल्स का। एक डेड पर्सन अपने साइड की स्टोरी नहीं बता सकता और लोग जो भी सोशल मीडिया पे देखते हैं उसे सच मान बैठते हैं। ये क्वेश्चन अब जर्नलिज्म स्कूल और लीगल सर्विसेज में डिस्कस होने लग गए। क्या स्किज़ोफ्रेनिया डिटेल्स पब्लिक में डिस्कस होनी चाहिए? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ग्रुप ने भी इस केस को इंडियन वुमेन सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में ऐड करना और देखना शुरू कर दिया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया की हिस्ट्री ऑलरेडी सेंसिटिव है रिगार्डिंग वुमेन रिलेटेड क्राइम्स में। 2012 दिल्ली केस, हाथरस केस और अब तुषा केस। डिफरेंट सर्कमस्टेंस, डिफरेंट फैक्ट्स, लेकिन एक चीज जो हर केस में कॉमन है वो है पब्लिक डिस्ट्रस्ट, डर। क्या औरतों को सच में इंसाफ मिलेगा भी या नहीं? और अब मई 2026 के एंड तक ये केस स्टिल अनरिजॉल्व है। समर्थ सिंह ऑलरेडी मिसिंग है और गिरिबाला सिंह अभी तक अरेस्ट नहीं हुई है। इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर डिमांड पेंडिंग है और सोशल मीडिया पे हर दिन नई थ्योरीज सामने आ रही हैं। लेकिन इस शोर से परे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ट्रैजिक है, तुषा खुद अब कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ना हैरेसमेंट, ना मेंटल प्रेशर, ना इलनेस और कुछ भी नहीं। और इसीलिए ऐसे केसेस हमेशा कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं। लेकिन इस केस ने इंडिया को कुछ अनकंफर्टेबल लेसन्स जरूर दिए हैं। पहला, हर फांसी के फंदे से लटका हुआ इंसान सुसाइड नहीं करता। कभी कभी इनविजिबल साइकोलॉजिकल प्रेशर भी वेपन बन सकता है। दूसरा, मेंटल इलनेस और एब्यूज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। एक पर्सन मेंटली इल हो सकता है और साइमल्टेनियसली वो एक एब्यूज विक्टिम भी हो सकता है। और फाइनली, शायद इस पूरे केस का सबसे हॉन्टिंग पार्ट, कोई एफआईआर नहीं, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, कोई कोर्ट रूम आर्ग्यूमेंट भी नहीं, बस वो एक सेंटेंस, आई एम ट्रैप्ड ब्रो। आज वो लाइन सिर्फ तुषा शर्मा का लास्ट मैसेज नहीं लगता, वो उन हजारों वुमेन की साइलेंट इमोशन लगती है जो फैमिली प्रेशर, सोशल एक्सपेक्टेशन और लीगल डिलेस के बीच में कहीं फंस जाती हैं। और कभी कभी जब सोसाइटी उनकी बात सुनना स्टार्ट करती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आप रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज और डीप इन्वेस्टिगेशन देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।